एम शिवा गौतम और ये जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का सेशन है ये बेस्ड होने वाला है ऑपरेटर्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने जावा स्क्रिप्ट के अभी 2 सेशन रिलीज किए हैं। हमारा जो पहला सेशन है इसमें मैंने जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन बताया है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, आप ये सेशन बिल्कुल देखिए क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का क्या स्कोप है, ठीक है, ये इसका जो इंटरेस्ट है वो आपको पहले सेशन से आएगा। तो मेरा पहला सेशन आप देखिए। दूसरे सेशन पे आपको एक बेसिक प्रोग्राम आपको मिलेगा कि जावा स्क्रिप्ट को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जावा स्क्रिप्ट को कैसे चलाते हैं, जावा स्क्रिप्ट को टूल्स के बगैर कैसे चला सकते हैं, एक नॉर्मल नोटपैड के अंदर जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर बताया। अब ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स का आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल में 3 चीजें होती है। फर्स्ट होता है आपका ऑपरेटर, दूसरा होता है आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट और तीसरा जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब ऑपरेटर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट यदि आपको आ गया तो इसका मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग का 25% पार्ट आपने कवर। और यहीं से प्रोग्राम का बनने का जो इंटरेस्ट है या प्रोग्राम का जो बेस है वो ये 3 अलग अलग टॉपिक से क्रिएट होता है। तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, प्रैक्टिकली करके इंप्लीमेंट किया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जब मैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट के अंदर के जो टाइप और सब टाइप्स हैं वो मैं आगे और इन डेप्थ डिस्कस करूंगा जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताऊंगा और जब मैं ES6 के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ES मतलब एक्मा स्क्रिप्ट, ये जावा स्क्रिप्ट का एक मॉडर्न सिनेरियो है। ठीक है, इसके बारे में जब बताऊंगा तो मैं वेरिएबल, कांस्टेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अभी मैं जावा स्क्रिप्ट का कोर कंसेप्ट बताऊंगा। और कोर कंसेप्ट में मेरा मकसद ये है कि आप बिल्कुल सिंपलेस्ट प्रोग्राम के थ्रू अपना इंटरेस्ट डेवलप। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होता है, आपने हर लैंग्वेज में सुना होगा ऑपरेटर। तो जैसे आप पहली बार प्रोग्रामिंग में आ रहे हो तो आपको ऑपरेटर वर्ड एक थोड़ा सा अजीब वर्ड मिलेगा कि ऑपरेटर ये क्या हो गया। तो ऑपरेटर यदि जैसे आपने ऑपरेटर अभी तक कैसा सुना होगा, आप किसी भी ऑफिस में जाते होगे तो वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को निकालेगा, या मतलब जो भी आपको वर्क कराना है तो आप किससे वर्क कराते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर से कराते हो। तो वैसे यहां पर प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर का रोल क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे रियल टाइम टास्क होते हैं उसी को हमें कंप्यूटर से करवाना है। उसी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि आपको कोई सा भी काम, जैसे आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास सिस्टम है और आप इस सिस्टम से कोई टास्क करवाना चाहते हो, जो टास्क आप रोज करते हो मैनुअली, वही काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। मान लो आप कोई सम करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस है, आपका एक शॉप है और उस शॉप में पर डे आप सुबह से लेकर के शाम तक आपके बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स आपको पैसा देते हैं, कोई कैश में देता है, कोई UPI के थ्रू देता है, कोई नेट बैंकिंग के थ्रू देता है। तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है आप चाहते हो कि आपको अलग अलग जितने भी ट्रांजैक्शन हुए एक क्लिक के अंदर आपको वो पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिख जाए। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। अब पूरे ट्रांजैक्शन को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको प्लस नाम का एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में आपको कंपैरिजन करना है कि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किससे हुआ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ कि कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ। तो इसके लिए आपको कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। फिर आपको यह पता करना पड़ेगा कल आपको जितना फायदा हुआ था आज उतना फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको इक्वल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो आप पर डे लाइफ में भी रोज ऑपरेटर यूज करते हो। एडिशन आप रोज यूज करते हो, आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हो, आप इक्वलिटी ऑपरेटर्स यूज करते हो, आप कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करते हो। ये ऑपरेटर्स आप रोज यूज करते हो। तो वही चीज आपको हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज करेंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। तो मेरे ख्याल से अब आपको ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको कंपेयर करना है, तो इसके लिए अपन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को अपन सिंपली किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ऑपरेटर्स को अपन ये बोल सकते हैं कि इसका डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू perform it is used to perform operation it is used to perform operation using variable, constant and literals। मतलब आप वेरिएबल का यूज करके, कांस्टेंट का यूज करके या लिटरल्स का यूज करके यदि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन के लिए पहले आपको वैर ए असाइन क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वैर बी असाइन क्या लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। फिर वैर सी असाइन क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे असाइनमेंट और प्लस ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेटर हो गए। तो मतलब यदि आप बोलोगे कि मैं बिना ऑपरेटर का यूज करे बगैर यदि मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहूँ, कोई प्रोग्राम बनाना चाहूँ, कोई रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन करना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ऑपरेटर्स के लिए क्या चाहिए आपको, वेरिएबल,
ठीक है, वेरिएबल क्योंकि वैल्यू होल्ड कौन करेगा, वैल्यू पकड़ के कौन रखता है, वेरिएबल रखता है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ये भी वैल्यू का होल्डर होता है। और लिटरल मतलब डायरेक्ट वैल्यू, जैसे आप लिख देते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप लिखो 10+20, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने बताया था पिछले क्लास में, ये मेथड है, इसके अंदर मैंने लिख दिया 10+20, तो यहाँ पे 10+20 क्या आउटपुट देगा 30, तो ये क्या है आपका, दिस इज द ऑपरेटर्स बिटवीन लिटरल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बीच में, कांस्टेंट के बीच में और लिटरल्स के बीच में ही हम ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं ऑपरेटर्स के टाइप में कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो देखो जो बहुत यूजफुल ऑपरेटर्स है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे ऑपरेटर्स है, बिट वाइज ऑपरेटर। अब ये बिट वाइज ऑपरेटर और ये सभी ऑपरेटर इतना ज्यादा आपका रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन में यूज नहीं होते। ठीक है, मैं 10 से 12 साल से प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ या प्रोग्रामिंग के टच में हूँ, मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी हूं, तो मैंने कभी भी ये बिट वाइज ऑपरेटर्स और इस टाइप के ऑपरेटर्स कभी यूज नहीं किए। ये इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में यूज। तो मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक। मतलब 70% टास्क में आप अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करो, क्योंकि आप खुद सोचोगे रियल टाइम जितने भी इंप्लीमेंटेशन करते हो उसमें अर्थमेटिक में क्या होगा, आपका प्लस के लिए आपको प्लस ही लगाना है, जो मैथ में लगाते थे, माइनस के लिए यही लगाना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूर अलग है, मैथ में आप क्या लगाते थे, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस, लेकिन कंप्यूटर में स्टार लगाना है, एस्ट्रिक, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्रॉस मतलब एक्स होता है और एक्स तो आपको पता है कि ये कैरेक्टर है, इसलिए अपन क्रॉस तो लगा नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए आपको एस्ट्रिक ऑपरेटर दिया हुआ है। डिवीजन के लिए आपको, या डिवीजन के लिए आपको थोड़ा ऑपरेटर अलग है। देखो मैथ में डिवीजन के लिए अलग ऑपरेटर आता है, इसमें डिवीजन के लिए स्लैश लगाना है आपको। ठीक है, और एक ऑपरेटर इसमें और होता है मॉडुलस। ये थोड़ा जरूर कॉम्प्लिकेट लगता है इनिशियली, तो मैं बता देता हूं। मॉडुलस मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं कि 5 मॉडुलस 2 करना है, तो 5 मॉडुलस 2 क्या करेंगे, 5 से आपका 2 का यदि आप भाग लगाओगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यदि अपन इसका रिजल्ट देखें 5 मॉडुलस 2 का, तो 2 पॉइंट मतलब 5 डिवाइड बाय 2 का, तो 2 देखो डिवाइड अलग है, डिवाइड आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा, और मॉडुलस क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो यदि आपको रिमाइंडर निकालना है तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। आपको कोई भी वेरिएबल में वैल्यू पुट करना है, कांस्टेंट में वैल्यू पुट करना है, आपको किसी भी पर्टिकुलर कहीं पर भी आपको वैल्यूज को कॉपी करना है या वैल्यूज को पुट करना है, वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अब कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर के भी टाइप बता देता हूं मैं आपको। 2 टाइप के होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको आप इक्वल 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 बोलते हो। ठीक है, 90% लोग गलत बोलते हैं, ये इक्वल नहीं होता, ये असाइनमेंट होता है। ये ए, इसको आप कैसे पढ़ोगे, ए असाइन टू, मतलब ए में क्या असाइन हो रहा है, 2। ए नाम का एक मेमोरी है, उसके अंदर क्या असाइन हो रहा है, 2 असाइन हो रहा है, इसका मतलब ये है। अब असाइनमेंट 2 टाइप के होते हैं। पहला असाइनमेंट सिंपल, जो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा असाइनमेंट होता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट क्या होता है कि इसके अंदर आपको असाइनमेंट के साथ साथ एडिशन भी करना है, असाइनमेंट के साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी करना है, असाइनमेंट के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, असाइनमेंट के साथ आपको डिवीजन करना है, असाइनमेंट के साथ आपको मॉडुलस करना है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं, a प्लस असाइन 5। तो ये जो a प्लस असाइन 5 है ना, ये क्या है आपका, इसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, 5 से वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, a डिवीजन असाइन 3, यदि ऐसा कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, a असाइन a डिवाइड बाय 3, ये दोनों चीज एक ही है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको आप इक्वल बोलते हो, वो इक्वल जनरली ऐसा लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये किस में आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। ये इक्वल करने के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है वैर a बराबर 1, दूसरा वेरिएबल है वैर b बराबर 1, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू कंपेयर करेगा, क्या कंपेयर करेगा, वैल्यू कंपेयर करेगा, a डबल इक्वल b। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, दिस इज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, एक ट्रिपल इक्वल भी आ चुका है। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, ये वैल्यू के साथ साथ क्या करता है आपका, मतलब यदि देखो इसमें वैल्यू और टाइप दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ट्रिपल इक्वल में क्या होता है कि वैल्यू डिफरेंट टाइप का भी होगा। जैसे आपके पास 1 ट्रिपल इक्वल, डबल कोड में यदि आपने 1 करा, 1 और 1 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या करेगा, ये आपको इक्वल बता देगा। ठीक है, जैसे 1 है, ट्रिपल इक्वल आपने कर दिया 1.0, तो ये क्या करेगा, आपको क्या बताएगा, इक्वलिटी बता देगा। तो डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल दोनों यूज होते हैं। ठीक है, ज्यादातर अभी डबल इक्वल ही यूज होता है। बाकी यदि आप टाइप कंपैरिजन भी करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां मतलब आपको टाइप को रिस्ट्रिक्ट करके कंपैरिजन करना है तो डबल इक्वल यूज करो, और टाइप को यदि आपको फ्लेक्सिबल करके कंपैरिजन करना है तो आप ट्रिपल इक्वल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका आता है ऑपरेटर्स के अंदर ही, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत काम का ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जनरली 3 ऑपरेटर्स यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड, ए एंड डी। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑपरेटर्स।
ठीक है। दूसरा आता है आपका और ऑपरेटर्स, ठीक है। और ऑपरेटर्स को अपन ऐसा भी मैनेज कर सकते हैं, एंड को डबल एम्परसेंड से, और को 2 पाइप से, और नॉट को एक्सक्लेमेशन मार्क से आप मैनेज कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड का मतलब ये होता है कि जब आपके सभी कंडीशन ट्रू हो गए, एंड को आप ऑल की तरह ट्रीट करो, ऑल कंडीशन ट्रू। मान लीजिए आपके पास 5 लोगों का ग्रुप है, यदि 5 लोगों की रजामंदी है कि आपको घूमने जाना है, तभी आप घूमने जाएंगे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप? एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है? 5 लोगों का ग्रुप है, 5 में से क्या है आपका एक पर्टिकुलर, यदि किसी एक ने भी एग्री कर लिया कि नहीं हमें घूमने जाना है, तो यदि आप घूमने जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड और ऑपरेटर। और मतलब कि किसी एक की भी यदि आपकी सहमति है तब भी आपको टास्क को परफॉर्म करना है, तो उसे उसमें क्या लगाएंगे अपन? और ऑपरेटर लगाएंगे। और एंड ऑपरेटर में क्या होना चाहिए कि सभी कंडीशन, जैसे आप इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में 5 राउंड हो रहे हैं, 5 राउंड में आपको 5 राउंड में पास होना जरूरी है, तभी आप सिलेक्ट होंगे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप? एंड ऑपरेटर। और 5 राउंड में से कोई सा भी एक राउंड में यदि आपने पास कर गए तो आप क्या कर सकते हो? आप पास हो जाओगे, तो इसके लिए अपन को क्या लगाना है? और ऑपरेटर। तो और मतलब होता है और को आप एनी की तरह ट्रीट करो, और एंड को आप ऑल की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो ये सीधा सीधा है, तो ये कंडीशन के अंदर यूज होता है। जैसे मुझे पता करना है कि जैसे यूजर नेम और पासवर्ड, आप देखा होगा लॉगिन, तो लॉगिन के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों बराबर होना चाहिए। यदि यूजर नेम अकेला बराबर है, पासवर्ड बराबर नहीं है, तो आपका लॉगिन फेल हो जाता है, ठीक है। पासवर्ड बराबर है लेकिन यूजर नेम बराबर नहीं है, तब भी आपका लॉगिन फेल हो जाता है। तो दोनों यदि बराबर है तभी लॉगिन होता है। तो इसके लिए अपन कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसके लिए अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, साथ में इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम भी अपन अभी देखेंगे, समझेंगे इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऑपरेटर्स मैंने बताया, ये ऑपरेटर्स आपका कहां पर यूज होगा? बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये आगे इफ एल्स में यूज होगा, ठीक है। इफ एल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है, बिना इसके तो आप इफ एल्स मतलब इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बहुत कम लोगों को पता होता है। टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली ये ऑपरेटर नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। किसी भी कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को यदि आपको एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व कराना है, तो वहां पे आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको कोई बोला कि आपको इवन ऑड का एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको चेक करना है कि नंबर इवन है कि नंबर ऑड है। यदि इस तरीके का कोई प्रोग्राम आपको बनाना है, ऐसा बनाने के लिए आपको दे दिया गया तो आपको कैसे बनाओगे आप इस प्रोग्राम को? तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कैसे अपन यूज करेंगे, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले मैं टर्नरी ऑपरेटर्स का एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना के बताता हूँ। फाइल, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी डी ड्राइव में गया, यहाँ पर JS, ठीक है, JS दिस वन, आई ओपन द फोल्डर्स, ओके। और यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करा, जैसे मैंने एक डेमो 1 बनाया, यहाँ पे एक डेमो 2, अभी मैं एक HTML फाइल बनाऊंगा। तो जो लोग पहली बार जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप चाहें तो नोटपैड में बना सकते हैं, VS कोड में बना सकते हैं, ठीक है। मैंने नोटपैड में बनाया, अब मैं VS कोड का यूज़ करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो VS कोड का यूज़ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मैं स्टेप थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप इंटरनेट पर जाइए और यहाँ पर लिखिए google.com, ठीक है, और यहाँ पे यूज़ करिए VS कोड, ठीक है। नोटपैड में भी हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा टूल्स भी आप चलाइए। VS कोड आप यहाँ पे जाइए, VS कोड लिखिए, विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन आएगा, बहुत ही सिंपल एडिटर है ये, और यहाँ पे विंडोज़ आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी इंस्टॉलर आपको डाउनलोड करना है, जैसे विंडोज़ 10 या 11 है आपके पास, तो आप यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलर, जिप फाइल, जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। तो ये सिस्टम इंस्टॉलर ही आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है, X64 पे क्लिक करके, ठीक है। ये फाइल आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मेरे मशीन पे डाउनलोड हो रहा है। ये एक्सी फाइल है, नेक्स्ट 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 करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉलेशन करने के जस्ट बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस टाइप का एक स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगा। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये स्क्रीन विजिबल होने के बाद ये स्क्रीन आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको सर्च में जाके यहाँ पे VS कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा आपको आइकॉन दिखेगा। इसको क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बना लीजिए आप, ठीक है, एक न्यू फोल्डर बना लीजिए, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, कहीं पर भी। फोल्डर का नाम दे दिया मैंने, ठीक है, टेस्ट VS, ठीक है, टेस्ट VS नाम से दे दिया। आप देखो VS कोड मैंने ओपन किया, फाइल में गया, ओपन फोल्डर में गया, ठीक है मैंने D ड्राइव में बनाया टेस्ट VS नाम से एक फोल्डर, ठीक है। ये फोल्डर को आपको बस क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है बस। अब आप यहाँ पे प्रोग्राम बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या पहला प्रोग्राम बनाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया demo1.html, ठीक है। क्यों HTML? क्योंकि मैं अभी आपको जावा स्क्रिप्ट का एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट का जो नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन है वो बता रहा हूँ मैं, अभी Node.js इंप्लीमेंटेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को Node.js में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जैसे मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक
कौन सा प्रोग्राम बनाना है, मुझे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना है। तो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू प्रोग्राम बनाने से पहले आपको टर्नरी ऑपरेटर को समझना पड़ेगा। तो ये सिंटेक्स है कि यहाँ पर क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है। ठीक है, अब जैसे इवन और ऑड नंबर है, इवन नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो दो से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, अपन एक नंबर ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल लेना तो जरूरी है ना। तो अपन ने नम नाम से एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे कंडीशन लगाया नम मॉडुलस, डिविजिबल के लिए क्या होता है मॉडुलस, इक्वल टू जीरो। यदि बराबर है तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और यदि बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये सिंटेक्स है, यहाँ पर क्या देना है, कंडीशन। देखो सिंटेक्स तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं ना प्रोग्राम में हम याद नहीं करेंगे समझेंगे, बिल्कुल समझिए पर सिंटेक्स याद करिए। ठीक है, सिंटेक्स आपको याद करना जरूरी है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो यहाँ पर एक वैर नाम का वेरिएबल ले लिया, वैर एस बराबर, अब पहले इनपुट तो लेना पड़ेगा आपको। इनपुट के लिए आप कोई सा भी नाम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया नम। नम नाम लेने से पता ही चलेगा कि अपने को नंबर है, बाकी आप जरूरी नहीं है कि नाम लेना है, आप कुछ भी। मैंने 5 ले लिया। अब 5 मुझे पता है कि ये ऑड नंबर है, पर मुझे ये चीज़ जावा स्क्रिप्ट से करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा नम मॉडुलस, क्या लिखूंगा, नम मॉडुलस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कोलन लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ओड नंबर लगाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एस। तो अब आप देख सकते हो कि ये पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इवन नंबर और यहाँ पे ऑड नंबर दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम, ओपन विथ, यहाँ पर देखो VS कोड के अंदर ओपन विथ लाइव सर्वर का भी ऑप्शन आता है। आप यहाँ से क्लिक करिए, VS कोड ऑटोमेटिकली आपको सर्वर के अंदर ले जाएगा। हालांकि इसमें सर्वर की जरूरत नहीं है, इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, थोड़ा सा आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश का ऑप्शन मिले, देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, ऑड नंबर। ठीक है, क्योंकि अब इसको ड्राई रन करो प्रोग्राम को, ये 5 है, 5 पहले चेक करेगा, 5 मॉडुलस 2 0 के बराबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, सॉरी बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होगा तो कहाँ पे जाएगा, ये ऑड में जाएगा, और एस में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, ऑड। अब यदि मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 दिया, ये चेक करेगा 4 मॉडुलस 2 0 के बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, तो क्या आएगा, इवन आएगा। एस में कितनी वैल्यू आ जाएगी, इवन आ जाएगी। ठीक है, आप इसको चला के भी देख लो। तो मतलब ये एक प्रोग्राम हो गया जिसके अंदर अपन ने क्या प्रिंट करा, इवन और ऑड। क्या चेक करा, इवन और ऑड, नंबर इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का लॉजिक है, और इसको अपन ने किससे इंप्लीमेंट किया, टर्नरी से इंप्लीमेंट किया। तो ऐसे आपको टर्नरी के मैं कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए टर्नरी का असाइनमेंट्स को सॉल्व करने का, तो इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स में जैसे आप एक प्रोग्राम बनाइए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वॉवेल कंसोनेंट। आपको चेक करना है कि कोई भी कैरेक्टर हम असाइन कर रहे हैं तो ये वॉवेल है कि कंसोनेंट है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका हिंट दे देता हूँ कि एक आपको वैर CH नाम का एक वेरिएबल, किसी भी नाम से ले लो, ए नाम से ले लिया, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दो वैर एस बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH इक्वल टू ए। अब इसमें और ऑपरेटर लगा दो, CH इक्वल टू ई के बराबर है, फिर यहाँ पे और ऑपरेटर। ठीक है, फिर CH इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। ओ और यू के लिए यदि है तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए वॉवेल, और यदि नहीं है तो क्या लिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के, यहाँ पे देखो बीच में कोलन रहेगा, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, कंसोनेंट। ठीक है, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाइए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर। किसके थ्रू आप बनाइए लीप ईयर का प्रोग्राम, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू बनाइए। ठीक है, इसके बाद आप तीसरा प्रोग्राम बनाइए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, VOT वाला, वोट करना। ठीक है, पॉल। ठीक है, तो कैंडिडेट वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, ये चीज़ आपको इंप्लीमेंट कराना है। ठीक है, तो ये 3 प्रोग्राम आप बना सकते हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, मतलब कोई भी चेकिंग वाले जो प्रोग्राम है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑपरेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको सभी ऑपरेटर्स के बारे में बताया कि प्लस ऑपरेटर्स, माइनस ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस, अर्थमेटिक में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में 2 होता है, सिंपल असाइनमेंट और कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट, ये असाइनमेंट में आते हैं। कंपैरिजन में आपका डबल इक्वल आता है, और लॉजिकल के अंदर आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये सभी ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, साथ में एक ऑपरेटर्स और है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर आता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये भी बहुत यूज है, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये भी इसमें कंपैरिजन के अंदर ही आ जाएगा। कंपैरिजन एंड कंडीशनल ऑपरेटर जनरली एक ही है। ठीक है, इसमें डबल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी अपना कहाँ पर यूज होगा, इफ एल्स के अंदर ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो मैं अभी इफ एल्स के प्रोग्राम में इसका यूज करूंगा। नाम से क्लियर है, बस इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि लेस देन के लिए आपको ये लगाना है,
और ग्रेटर देन के लिए ये लगाना है। और ये जनरली ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। जैसे टर्नरी में लिख दिया मैंने कि मैं एक प्रोग्राम टर्नरी का आपको और बता देता हूँ कि जैसे मुझे चेक करना है फॉर एग्जाम्पल कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसके लिए क्या लिखेंगे, नम लेस देन 0। जो नंबर 0 से क्या है, छोटा है, वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने नेगेटिव। और जो नंबर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, देखो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर यूज़ किया लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो वैर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। देखो सेंटेक्स ध्यान रखना, वैर नम लेस देन 0, नम की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो नेगेटिव होगा और बड़ी है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अभी क्या है, ये पॉजिटिव बताएगा क्योंकि नम की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव बताया। अब मैंने यहाँ पे नम की वैल्यू कर दिया -4, मैंने नम की वैल्यू क्या कर दिया, -4। जैसे मैंने यहाँ पे -4 किया, इसको मैंने सेव किया। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या आ गया इसके अंदर, देयर वैल्यू इज निगेटिव। ओके, तो जैसे अपन ने 4 किया तो पॉजिटिव आया और जैसे मैंने -4 किया तो क्या आया, निगेटिव आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं बताने वाला हूं, जैसे ये टर्नरी ऑपरेटर है, देखो इसका एक लिमिटेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे आपको कंडीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपके कंडीशन के अंदर कंडीशन है या कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको दो से ज़्यादा लाइन का कोड लिखना है, 4 से ज़्यादा लाइन का कोड लिखना है, तो ऐसे केस में आपका टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं होगा। तो जहां पर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस वाले प्रोग्राम होते हैं, मतलब कंडीशंस के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखना होता है, तो वहां पर अपन टर्नरी का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के भी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये भी, इसको अपन बोलते क्या है, इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसका ये जनरली ज्यादा यूज होता है, टर्नरी लोग कम यूज करते हैं क्योंकि टर्नरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और इफ एल्स के अंदर आपको कोई बंदिश नहीं है, आप कितने भी लाइन का स्टेटमेंट लिखिए, कोड लिखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज स्पेसिफाइड इन द इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। तो तीन, देखो इसमें 4 अलग अलग है। सिंपल इफ मतलब कंडीशन ट्रू होगा तभी काम करेगा, इफ एल्स कंडीशन ट्रू होगा तब भी काम करेगा, फॉल्स के अंदर भी काम करेगा, नेस्टेड इफ एल्स एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम करेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या है, आप किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू में जाते हो, एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, आपका सिर्फ टेक्निकल, आपका पास हुआ तो ठीक है, फेल हुआ तो मतलब यदि सेलेक्ट तो आप क्या हुए, रिजेक्ट हुए, पास हुए तो ठीक है, यदि आप एग्जाम क्रैक कर लिए तो आप क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। तो ये क्या है, इफेल्स हो गया। ठीक है, नेस्टेड इफेल्स के अंदर क्या है, आपके बहुत सारे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड के एग्जाम हुए, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफेल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इफेल्स एग्जाम्पल में सिंपल अपन क्या देंगे, यहाँ पे इफ रहेगा, इफ के अंदर क्या देंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे। ठीक है, कंडीशन के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा आपका, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट रहेगा, ये इफ एल्स का सिंटेक्स है। ठीक है, इसके बाद नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट अलग रहेगा, नेस्टेड के अंदर क्या होगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो देखा जाए तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला सिंपल इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा नेस्टेड इफ एल्स, चौथा जो रहेगा आपका उसको बोलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ, और पांचवा जो स्टेटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ मतलब बहुत सारे इफ का कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से अपन सिंपल इफ का यूज़ करेंगे। तो सिंपल इफ के लिए अपन एक प्रोग्राम्स देखते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन इज दिस, कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक दैट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो प्रोग्राम हमने टर्नरी के थ्रू बनाया था उसी प्रोग्राम को अपन इफ एल्स के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे ले लिया वेर नम इक्वल टू 5 ले लिया, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा इफ नम ग्रेटर देन 0। ठीक है, मुझे अब ये पता करना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, निगेटिव से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इफ। मतलब कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जब आपको सिर्फ कंडीशन ट्रू पे ही काम करना है, कंडीशन फॉल्स पे काम नहीं करना है, तो ऐसे केस में अपन क्या यूज करेंगे, सिंपल इफ। जैसे मैं कोविड का एग्जांपल देता हूँ, कोविड में यदि आपको कोविड होता था तभी आपके पास मैसेज आता था, यदि आपको कोविड नहीं हुआ तो आपको मैसेज ही नहीं भेजते थे। तो उस केस में क्या लगाना है अपने को, सिर्फ सिंपल इफ से काम करना है। ठीक है, अब यदि आपको दोनों कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू है तब भी आपको काम करना है, कंडीशन फॉल्स है तब भी आपको काम करना है। मतलब यदि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव बताना है और नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव बताना है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, इफ एल्स लगाना है। और एल्स आपका एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे,
अब यहाँ पे नंबर को मैंने -5 किया, देखो ये चलता भी है ऐसा, -5 ये चेक करेगा यहाँ पे -5 ग्रेटर देन 0 है क्या, कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या बताएगा, नेगेटिव बताएगा। ये हो गया आपका इफ एल्स, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आएगा आपका, दैट इज कॉल्ड एल्स इफ स्टेटमेंट। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5, वेर बी इक्वल टू क्या जाएगा आपका 10, और वेर सी इक्वल टू क्या जाएगा आपका 20, ओके। इसके बाद यहाँ पे कंडीशंस आएगा इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो इस केस में क्या आएगा आपका, ए इज ग्रेटेस्ट। फिर दूसरा कंडीशन आ जाएगा एल्स इफ में अपन क्या चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। इस केस में अपन ने दे दिया यहाँ पे बी इज ग्रेटेस्ट, और लास्ट में अपन ने दे दिया एल्स स्टेटमेंट, इसमें दे दिया अपन ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे दे दिया अपन ने सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, इसे अपन किसके थ्रू मैनेज करेंगे, इसको लैडर इफ एल्स या एल्स इफ बोलते हैं। जब आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स या मल्टीपल कंडीशंस को सॉल्व करना होता है तो वहाँ पे अपन एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे इसको ट्राई रन कर लो, 5 को चेक करो, 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है आपका फॉल्स है, नीचे आया 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स है, फिर कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। मान लो मैंने यहाँ पे 50 दिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या करेगा, 50 ग्रेटर देन 10, ठीक है, 50 ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटेस्ट प्रिंट करेगा। तो इसे अपन बोलते हैं एल्स इफ। तो जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप एल्स इफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच है नेस्टिंग, आप इस प्रोग्राम को नेस्टिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसको नेस्टिंग से सॉल्व करना है, देखो ये एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं आपको। नेस्टिंग से सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ए ग्रेटर देन बी करना पड़ेगा, ए को बी से कंपेयर करेंगे, यदि ए बी से ग्रेटर है तो फिर अपन किससे कंपेयर करेंगे, ए को सी से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन सी, इस केस में ए इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस केस के बाद क्या जाएगा आपका सी इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब मान लो ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ तो यहाँ पे एल्स में आएंगे, एल्स में क्या जाएंगे, इफ बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, इफ बी ग्रेटर देन सी आ जाएगा तो इस केस में क्या आएगा आपका बी इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे बी ग्रेटर देन सी, देयर बी इज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज क्या जाएगा सी इज ग्रेटेस्ट। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। मतलब देखो एल्सिफ भी यूज कर, एल्सिफ और नेस्टेड इफ एल्स दोनों आप यूज कर सकते हो, लेकिन एल्सिफ आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो वहाँ पे आपको एल्सिफ को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, और यदि आपको चाहते हो कि वो काम आपको बिना लॉजिकल ऑपरेटर लगाए करना है तो आप उसके लिए नेस्टिंग में जा सकते हो। तो दोनों अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन कब, क्योंकि जब ज्यादा कंडीशंस होंगे तो उस केस में आपका नेस्टिंग क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको एल्सिफ वाला सिनेरियो क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब एक आता है मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ मतलब जहां पर आपको मल्टीपल ट्रू कंडीशन को एक साथ एग्जीक्यूट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मैंने दे दिया 45। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3, 5 और 9 तीनों से डिविजिबल है कि नहीं है, तीनों से सभी कॉम्बिनेशन में डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब मुझे 3, 5 और 9 के सभी कॉम्बिनेशन से चेक कराना है कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया नम मॉडुलस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब मैंने आपको डिविजिबल के लिए कंडीशन पहले बताया कि मॉडुलस यूज़ करना है। अब 5 से डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे 5 और यहाँ पे मैंने 9 से क्या करा, डिविजिबल यहाँ पे कर दिया मैंने। नम मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 डिविजिबल बाय 5, नम मॉडुलस 9 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे कर दिया मैंने डिविजिबल बाय 9। तो देखो अब इस प्रोग्राम को यदि आप नेस्टेड या एल्सिफ से बनाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसको अपन ने सिंपल इफ से कितना आसानी से बना दिया। अब इसको हम चलाते हैं, देखो यदि तीनों से डिविजिबल है तो क्या बता रहा है, तीनों से डिविजिबल है। यदि कोई एक से यदि मैंने 5 दे दिया तो सिर्फ क्या बताएगा, डिविजिबल बाय 5, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में ये नहीं बोला कि डिविजिबल नहीं है तो कुछ बताना चाहिए। तो उस केस में मतलब जहां पर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक कराना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तीनों हो सकते हैं, तीनों में से 2 भी हो सकते हैं, तीनों में से 1 भी हो सकता है, ऐसा यदि आपके पास कोई लॉजिकल कॉम्बिनेशन है तो वहां पर आप सिंपल इफ को यूज करिए। जहां पर कंडीशन के अंदर कंडीशन है, ठीक है। अब जैसे मान लो सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, और जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, तो ये मैरिज के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो 2 कंडीशन है,
कि एज 18 होना चाहिए, जेंडर फीमेल होना चाहिए। अब एज 18 होना चाहिए और यदि जेंडर मेल है तो वो मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए एज क्या होना चाहिए, 21 या 21 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन के अंदर क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके का यदि आपको किसी भी तरीके का कोई इंप्लीमेंटेशन, मतलब जहां पर बहुत सारे कंडीशन को रिप्रेजेंट कराना है, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, नेस्टिंग यूज करेंगे। और जहां पे कंडीशन के बाद कंडीशन है कि पहले एक कंडीशन है, फिर उसके कंडीशन यदि वो फॉल्स हो गया, फिर दूसरा कंडीशन है, फिर वो फॉल्स हो गया, तीसरा, जैसे आपका लाइफ कभी रुकती नहीं, पहले आप पहला कंडीशन यूज करते हो, यदि वो फॉल्स हो गया फिर दूसरा, प्लान ए के बाद प्लान बी, प्लान बी के बाद प्लान सी के बाद प्लान डी, ऐसे ए से लेके जेड तक का आपका प्लान होना चाहिए। तो यदि आपको इस तरीके का कोई इंप्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए आपको एल्स इफ स्टेटमेंट आपके लिए बेटर है। तो ज्यादातर मोस्ट प्रायोरिटी इफ एल्स यूज होता है, एल्स इफ यूज होता है, नेस्टिंग यूज होता है, मल्टीपल इफ यूज होता है। ये चारों का प्रायोरिटी इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो जो असाइनमेंट मैंने आपको किसके अंदर दिया है, टर्नरी के अंदर, उसको आप इफ एल्स से भी बनाइए, ठीक है। यदि आपको और ज्यादा असाइनमेंट्स देखने हैं तो sivaTutorials.com में भी जाइए, सिवा ट्यूटोरियल्स के अंदर आप जाइए और यहाँ पे लिखिए जावा स्क्रिप्ट। आपको जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, ठीक है। खास तौर से जावा स्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन है, ठीक है, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, ये जो आर्टिकल्स मैंने लिखा है, इस आर्टिकल को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके अंदर मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स भी दिए हैं, ठीक है। तो ये सभी असाइनमेंट्स आप ट्राई करिए। इसमें अलग अलग टाइप के देखो प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसको आप चलाइए। अभी मैं आगे के स्विच के प्रोग्राम, इफ एल्स के प्रोग्राम, ये लूप के प्रोग्राम, ये सभी चीज़ें मैं आपको, सॉरी, स्विच और लूप के प्रोग्राम आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा, ठीक है। यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आपका हैंड्स ऑन हो, पहले आप नॉर्मल छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए, पहले कोड स्निप्स बनाइए, फिर सीखिए, तो उससे आपको ज़्यादा मजा आएगा आगे के प्रोग्राम्स को सीखने में, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और किस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। थैंक यू।